लोग आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। हर चीज़ को जो है ना पॉजिटिव लें। किसी की कोई छोटी सी कुताही है, हम उसके ऊपर स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। जो जहाँ पे है ना, वो अल्लाह ताला ने उसको वहाँ पे रखा है। पता चलना चाहिए आप पढ़े लिखे इंसान हैं। यारियां बारियां नहीं मारनी शुरू कर देंगे। फिर पता चलेगा कि आपने इतने साल झक नहीं मारा है, पढ़ाई की है, उसका अल्लाह पे फर्म बिलीव था, आपने उसका बिलीव तोड़ने की कोशिश की है। तो मैंने सोचा कि हम जब आगे अदर सेशंस की तरफ जाएंगे तो हाइजीन की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन एक जो बतौर टॉपिक बात की जाए तो हाइजीन और क्लीनलीनेस जो है ना, वो पूरा एक ज़बरदस्त बड़ा टॉपिक है। क्योंकि आप देखने में अच्छे लग रहे होते हैं उस वक्त जब आप हाइजीन के लेवल को क्रॉस करते हैं, जब लोग आप उस बैरियर को क्रॉस करते हैं। वो बैरियर कौन सा है? वो बैरियर है एक्सेप्टेंस का। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मैंने वाज़ेह बात की है कि एक बंदा आपसे बात करने के लिए और आपके साथ खड़ा होके कंफर्टेबल उस वक्त फील करता है जब आप उसको हाइजेनिकली ओके करते हैं। मतलब आपसे स्मेल नहीं आ रही या आप मैसी नहीं लग रहे, तो उस वक्त वो बैरियर जो है ना एक्सेप्टेंस का, वहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपने सबसे पहले हाइजीन और क्लीनलीनेस की जब बात करनी है तो इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लेना है कि यू विल बी सक्सेसफुल टू प्रोजेक्ट राइट इमेज जब आप क्लीनलीनेस और हाइजीन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखेंगे। ये मेरी प्रेजेंटेशन का थर्ड सेशन आपके साथ जिसका ये टॉपिक है, और अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू एड्रेस पर्सनल हाइजीन इन द वर्क प्लेस। अच्छा, आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं। किसी एक यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक तो नहीं है, सब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हैं। बट चूँकि प्रोजेक्ट है तालीम मुमकिन, और इसका जो मकसद है वो आप लोगों को पढ़ा लिखा शो कराना है। पढ़ लिख तो लिया, लेकिन अब देखने में पढ़ा लिखा लगना चाहिए। तो आपने देखा है कि जो आपका हाउस सिस्टम का जो स्टाफ होता है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता। उनको क्लीनलीनेस और हाइजीन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। कई दिन तक वो नहाते नहीं हैं, उन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए होते। तो हालांकि आपका घर उनकी वर्क प्लेस होता है, लेकिन उनको उस वक्त तक ये नॉलेज नहीं होती जब तक आप उनको गाहे बगाहे ये नॉलेज नहीं देते। तो मेरा मानना है कि ये अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फ़र्ज़ कर दी है कि जो इंसान आपके पास उठता बैठता है, आपकी खिदमत करता है, आपका खिदमत गुजार है, या आप उसके दोस्त अहबाब हैं, या वो आपके अंडर काम करता है, तो आप उसके एम्प्लॉयर हैं, वो आपके पास काम कर रहा है। उस वक्त ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है आप पे कि आपने उस बंदे को गाहे बगाहे ना इस चीज़ का इल्म देना शुरू कर देना है कि सफाई निस्फ ईमान है और क्लीनलीनेस क्या चीज़ है और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपकी सेहत पर और आपकी शख्सियत पर। तो जब भी हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि जब आप लोग तालीम याफ्ता लोग हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तालीम मुमकिन है, आप लोगों को ही ये प्रपोज़ल क्यों दिया था कि आप आएँ और एनरोल करें? सोचा आपने क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन अब आपने एक वर्क प्लेस में जाना है, बीइंग अ प्रोफेशनल भी आपने काम करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये ना तो किसी किताब में आपने पढ़ा होगा, ना आपको इसका कोई सब्जेक्ट दिया गया होगा। ऐसे ही है। तो ये वही बात होगी कि हम आपको मज़ीद पॉलिश कर रहे हैं कि आप इम्पेकेबल कैसे शो कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है। सो वर्क प्लेस की बात मैंने इसलिए की क्योंकि ये हमने मुख्तस ही कर दिया था प्रोफेशनल्स के लिए कि जो बच्चा आज पढ़ रहा है वो कल का प्रोफेशनल है। वर्क प्लेस के ऊपर फोकस करते हुए हम सारी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अपनी आम जिंदगी में भी इसका इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। मैसेंजर ऑफ अल्लाह, पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बात कर रही हूँ मैं। प्योरिफिकेशन इज़ हाफ ऑफ फेथ। क्या था? सफाई निस्फ ईमान है, मैंने अभी बोला, ये हम सबको पता है। बड़ी अजीब बात है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये ना तो मैंने किसी की बातें कोट की हैं यहाँ पे, ना ही शायद आपको गूगल पे जाकर ये चीज़ें इस तरह से मिलेंगी। कहते हैं ना, ओपिनियन का राइट सबके पास है, सब अपने वर्ड्स शेयर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल सबका डिफरेंट है। मेरा हर बार एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार प्रेजेंटेशन बनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं हर बार कुछ नया सुना होता है मैंने, और जब मैं उसको उतारती हूँ अपने अल्फाज में तो वो एक डिफरेंट ही रुख इख्तियार कर जाता है, और मुझे ये अच्छा लगता है। मैं हमेशा अपने सेशन में एक बात करती हूँ कि
मैं चाहे कपड़े इतने नहीं बनाती होंगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन मेरा अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हमारी तो ये तीसरी नशिस्त है, बच्चे तो वही हैं, मैं भी वही हूँ, लेकिन एक नया इम्पैक्ट किस तरह आ सकता है, तो वो फीलिंग मुझे लेके आनी होती है। अब उस फीलिंग में क्या होता है, मेरी कोशिश होती है कि मेरी प्रेजेंटेशन भी नई हो, भले टॉपिक सेम हो, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल नहीं करूं। मेरे कपड़े मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूं, आज अगर मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ड्रेस पहना है, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा तो मैं इसको पहनती रहूँगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हर प्रेजेंटेशन में इतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ जाऊँ कि मुझे खुद आपको सिखाना अच्छा लगे। होती है ना ये फीलिंग आपके अंदर, आपको लगता है कुछ नया है, तो कुछ नया करना, सुनना, देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं हर बार ना कुछ नई रिसर्च करती हूँ। अब पता नहीं, मैंने आपको जैसे कि बताया, ये आपको किताबों में ये चीज़ें इस सीरीज़ से नहीं मिलेंगी, बट मैंने इसको किसी तरीके से प्लेस किया है। मैंने पिछले दिनों टीवी शोज़ पे जाती रही हूँ और टीवी शोज़ में देखती रहती हूँ, तो उसमें जब कोई नई बात कर रहा हो तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं आपको आगे जाके बताऊँगी मैंने क्या सीखा और किससे सीखा और वो मैंने कैसे अप्लाई किया। हाइजीन की बात करते हैं तो मेरे जहन में आता है कि जब क्लीनलीनेस की बात होती है तो दो तरह की क्लीनलीनेस होती है। हम हमेशा फिजिकल अपीयरेंस की क्लीनलीनेस की बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक होता है ना आपके सोल प्योरिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं ना इंटरनल क्लीनलीनेस, मतलब आपकी रूहानी, आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ, एक रूहानी क्लीनलीनेस भी होती है। वो कैसे हो सकती है? दूसरी, जैसे एक्सटर्नल क्लीनलीनेस प्योरिफिकेशन क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। कपड़े साफ़ होने चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, पसीने की स्मेल नहीं होनी चाहिए, पसीना दिखना नहीं चाहिए, बाल जो है आपके अच्छे होने चाहिए, डिसेंट लुक होनी चाहिए। हम हर वक्त इसी को रगड़ा मारते रहते हैं, लेकिन एक बात जो हमेशा मिस हो जाती थी ना, वो थी ये इंटरनल क्लीनलीनेस। तो बड़े लोग मुझे कहते हैं कि आप ये बात तो करती है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बात करती कि 5 नमाज़ें पढ़ने से क्लीनलीनेस हो जाती है, विच इज़ ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल, सब ये बात सही करते हैं। जब आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं और आप वज़ू करते हैं, तो वज़ू करने के बाद तो आप वैसे ही पाक हो जाते हैं। तो क्या होता है कि यह आपकी रूहानी क्लीनलीनेस और प्योरिफिकेशन हो रही होती है। तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैंने ना इसके ऊपर ज़रूर बात करनी है। इंटरनल प्योरिफिकेशन क्या है? इसमें इंक्लूड्स है आपकी सोल प्योरिफिकेशन / क्लीनलीनेस, मैंने लिखा है। मेरी ज़हनियत ये कहती है कि बेसिकली इट्स अ कनेक्शन विद अल्लाह, यानी नमाज, रोज़ा, आपके जितने भी जो कनेक्ट करते हैं आपको अल्लाह ताला से, आपका इबादत। कभी कभार होता है ना, अल्लाह के साथ इबादत करने का दिल करता है, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि मैं नमाज़ पढ़ के इबादत करूँगी, मैं वैसे भी मुसल्ले पे बैठ जाती हूँ। आपका दिल कर रहा होता है, आप अल्लाह से खुश होते हैं। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ। मेरे वालिद साहब ना, मैंने अक्सर वीडियोस में ये बात कही है कि मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि ना, फल हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है। तो मैं ऐसे कहती थी, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता अबू, जब फल लग जाता है तो फिर तना झुकता है। यानी कि इससे कनेक्ट में करती थी, जब आप ब्लेस होते हैं ना, ब्लेस फील करते हैं, तो आपको वैसे ही अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। आप कहते हैं मुझ में ऐसी क्या ख़ास बात थी जो अल्लाह ताला ने मेरे साथ इतना रहम किया मुझ पर, वो इतना करीम है, मेरे ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स करता है, मेरे अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, बट अल्लाह मुझ पर करता है। उस वक्त हम जब ब्लेस फील करते हैं ना, तो हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उस वक्त हमारा दिल करता है उसके साथ कनेक्टेड होने का। हम चाहते हैं कि जब हम नमाज पे बैठे तो हमने खुशबू भी लगाई हो, हमने वज़ू किया हो, हम फील कर रहे हो कि हम पाक साफ़ हैं। तो ये क्या है? ये रूहानी आपकी क्लीनलीनेस है कि आपको पता होता है कि मैं नहाया हुआ हूँ, मेरे कपड़े साफ़ सुथरे हैं, मैंने परफ्यूम लगाई हुई है, अब मैंने मेकअप भी कर लिया। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैंने अपने अल्लाह के हुजूर बैठना है और मैंने उसके साथ बातें करनी है। तो ये प्योरिफिकेशन आपकी सोल की है, आपकी रूहानी प्योरिफिकेशन है। इसके बाद आ जाता है आपका कनेक्शन विद जो आपके लोग हैं, सोशल कनेक्शंस। अच्छा, कनेक्शन विद अल्लाह हो गया। दूसरा है कनेक्शन विद क्रिएचर, यानी आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ आपका कनेक्शन। तो ये 2 चीज़ें हैं, डिफरेंट 2 चीज़ें हैं। इसके ऊपर हमने सारी जो बात करनी है, यानी रूहानी क्लीनलीनेस भी और बज़ाहिरी क्लीनलीनेस भी। और अब जो रूहानी क्लीनलीनेस है उसमें आपके ताल्लुकात क्रिएचर के साथ और उसमें आपके ताल्लुकात अल्लाह के साथ। तो हम इन 2 चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि आज आप जब ये सुनेंगे, जब आप पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह।
इंटरनल प्योरिफिकेशन इंक्लूड्स, ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको दी, इसमें पहला पॉइंट जो है ना कनेक्शन विद अल्लाह, आपका फर्म बिलीफ, मैं कहती हूँ इसमें तवक्कल भी आ जाता है कि जो कुछ हो रहा है ना वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। इंसान कितनी डायरेक्शंस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बदलने की कोशिश करता है, बट एट द एंड वो करता वही है जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ खड़े होकर आपको एड्रेस कर रही होंगी, ऐसे ही है। आपने नहीं सोचा होगा कि आज आप किस किस ओहदे पर बैठे होंगे और क्या काम कर रहे होंगे। बचपन से किसी ने सोचा था कि मैं बड़े होकर ये फील्ड लूँगी? नहीं। तो क्या हुआ कि हमने जो सोचा वो होता नहीं है। हम कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन डायरेक्शन हमें अल्लाह देता है, अल्लाह की ज़ात हमें डायरेक्शन दे देती है। तो दूसरी ये फर्म बिलीफ है आपका कि अब आप इसके ऊपर स्टिक टू दिस थिंग कि जो होना है ना अल्लाह के हुक्म से होना है, मैंने बस कोशिश करनी है, बाकी अगर अल्लाह ने चाहा। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना है ना, अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होगा। तो जो अल्लाह ने चाहना है वही होना है, यह है आपका फर्म बिलीफ। और ये आपकी रूहानी क्लीनलीनेस है, क्लियरेंस है आपकी कि आप अपने अल्लाह पे इतना फर्म बिलीफ रखें। सेकंड चीज़ है तवक्कल, ये फर्म बिलीफ से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा कि तवक्कल क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जिनको तवक्कल की डेफिनेशन आती होगी, मे बी वो लिटिल बिट डिफरेंट हो, बट तवक्कल ये कि ये मेरा ईमान है कि ऐसा होगा। ठीक है, अल्लाह पे तवक्कल रखना है कि जो होगा अल्लाह पे भरोसा रखना है, जो होगा वो उसके हुक्म से होगा, बिल्कुल दुरुस्त होगा। तकवा, सब्र, शुक्र, ये सारी चीज़ें ये आपको ले जाती है कनेक्शन विद अल्लाह की तरफ। आप एग्री करते हैं ना इस चीज़ से? तो ये आपकी सोल प्योरिफिकेशन है। इसके अलावा देखें कनेक्शन विद क्रिएचर, ये बड़े मज़े की बात है। अब ये कनेक्शन विद क्रिएचर यानी मखलूक के साथ आपका कनेक्शन, आपकी जो सोल प्योरिफिकेशन और क्लीनलीनेस है उसका जो मैंने आपको बताया था अल्लाह के साथ कनेक्शन, तो इसमें जब अब आपका क्रिएचर के साथ कनेक्शन है, क्लीनलीनेस इन योर वर्ड्स, क्लीनलीनेस इन योर थॉट्स। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मैंने ये क्या सोच के लिखा है क्लीनलीनेस इन योर वर्ड्स? अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, ये कनेक्शन विद क्रिएचर है। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी को देखा और किसी ने आपके साथ कोई अपनी बात शेयर की और आप कहें तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। आपने उसका भरोसा अपनी तरफ से नहीं तोड़ा, आपने अल्लाह के साथ उसका कनेक्शन ख़राब करने की कोशिश की है। समझ रहे हैं? उस बंदे के अंदर तवक्कल था, उसका अल्लाह पे फर्म बिलीफ था, आपने उसका बिलीफ तोड़ने की कोशिश की है। कभी सोचा है आपने? जब आप किसी को डीमोटिवेट करते हैं, आप देख रहे हैं एक बंदा बहुत सीधे पाथ पे चलते हुए वो कोई काम कर रहा है, लेकिन आप उसको कह देते हैं नहीं यार तेरे से नहीं होगा, तू पीछे हट जा। बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं कि एक इंसान नाकाम तब होता है जब वो कामयाब होना चाहता है। समझ रहे हैं आप? मैं कोशिश नहीं करूँगी तो मैं नाकाम नहीं होंगी, मैं कोशिश नहीं करूँगी तो मैं कामयाब नहीं होंगी। अगर मैं नाकाम हो रही हूँ तो उसका मतलब है मैंने एक दिन कामयाब हो जाना है उस चीज़ पे। सो ट्राई अगेन हम कहते हैं ना, वो क्यों कहते हैं? ये हमारा फर्म बिलीव ऑन अल्लाह है। हमें पता है कि जो मैं कर रही हूँ ना, मेरे साथ छोटी छोटी बातों पे इतने एक्सपीरियंसेस हुए कि जहाँ पर मैं थकने लगती हूँ वहाँ अल्लाह मुझे कामयाब कर देता है। छोटी छोटी चीज़ों पे जहाँ मैं कहती हूँ अब मेरे से नहीं होगा, आई ट्राइड माई बेस्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लेकिन जहाँ पे आके मैं थक जाती हूँ ना, मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ही नहीं चाहता था कि मैं ये करूँ। वहाँ पे वो सॉल्यूशन हो जाता है मेरे पास, वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने आके बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हो गया, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा था मेरे बारे में, तुम्हारा फर्म बिलीफ है, तुम्हारा तवक्कल है, मैं इसको कभी ख़राब होने नहीं दूँगा। तो आपके जो क्लीनलीनेस इन योर वर्ड्स है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रूहानी तौर पे कहा जाए तो जैसा मैंने आपको कहा है, थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, बट इसको सिर्फ अपनी हद तक महदूद मत रखें। अल्लाह की क्रिएचर, अल्लाह की मखलूक के लिए भी इसको आप बिल्कुल उसी तरह लेके चलें जैसे आप अपने बारे में सोचते हैं। सेकेंड चीज़ है क्लीनलीनेस इन योर थॉट्स। वही आ गई, थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। हर चीज़ को जो है ना पॉजिटिव लें, हर चीज़ में नुक्स निकालना मत शुरू कर दें। ठीक है, कुछ हमारी मखलूक के भी कसूर हैं, कुछ उनके अंदर भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, लोग आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट हर जगह पे नेगेटिविटी लेकर नहीं आनी। आप पॉजिटिव रहेंगे सब ठीक हो जाएगा।
बस तहम्मुल मजाजी की ज़रूरत है, म्याना रवि की ज़रूरत है। तो क्या है कि जो कनेक्शन विद क्रिएचर में क्लीनलीनेस इन योर वर्ड्स है ना, इसकी मैं आपको एक बड़े मज़े की एग्जांपल देना चाहूँगी। ये तो हमने रूहानी तौर पे बात कर ली ना, जो आपकी प्योरिफिकेशन है, और रूहानी तौर पे आप किसी का तवक्कल ख़राब ना करें एंड ऑल दैट। बट मैं आपको पिछले दिनों की एक स्टोरी बताऊँ। मैंने आपको बताया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें टीवी चैनल्स में देखा, एक्सपर्ट्स आए होते हैं, बात कर रहे होते हैं। जब वो बात कर रहे हो तो उसमें से कोई सा पॉइंट ऐसा कैची होता है जिसको मैं सेव कर लेती हूँ। फिर मैं कहती हूँ इसको मैं अपनी ना प्रेजेंटेशन में डालूंगी, ये बड़े मज़े का पॉइंट है। अब डालना कैसे है, तो फिर उसका ब्रिज बनाना पड़ता है। ठीक है, इसमें मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ नज़र आई। ये देखें, क्लीनलीनेस इन योर वर्ड्स। खातून बैठी हुई थी, आई थिंक वो साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने कहा जी एक फार्मूला वर्क करता है जिसका नाम है ABC। अब हम इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करते हैं। वो हो गया सोल प्योरिफिकेशन वाली बात। अच्छा, उन्होंने बहुत प्यारी बात की। उन्होंने कहा ये जो फार्मूला है ना आपके वर्ड्स में ABC, ये कैसे वर्क करता है। तो उन्होंने बोलने का तरीका सिखाया। उन्होंने कहा कि क्लैरिटी कोई चीज़ होती है आपकी गुफ्तगू में जो कि हर एक को अप्लाई करनी चाहिए। इसका इम्प्लीमेंट किस सूरत में होता है कि जब आपने जो बात करनी है ना, उसमें ये 3 चीज़ें पाई जाएं। पहली बात, एक्यूरेसी, स्टे इन द टॉपिक। आप कोई बात कर रही हैं लेकिन मैं उसके जवाब में कोई और बात कर रही हूँ, या आप बात करके आगे जा चुके हैं, मैं पिछले टॉपिक पे फंसी हुई हूँ, वो एक्यूरेसी नहीं है। तो एक्यूरेसी क्या है कि जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक पे रहा जाए, तब आप कंसिस्टेंट हैं और तब आपको अपने वर्ड्स में क्लीनलीनेस भी मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा ब्रीफ, ब्रेविटी, जिसको बोलते हैं प्रिसाइज। छोटा छोटा बट मीनिंगफुल, जिसका कोई मकसद हो, जिसका कोई मतलब हो। तो उसने कहा कि आपके गुफ्तगू में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, ब्रीफ टॉक बहुत मैटर करती है, और क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। अच्छा, अब ब्रीफ और क्लैरिटी का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको कहीं पर बुलाना है, ठीक है, और मैं आपको कहूँगी कि जी आपने कल आना है। अब जब मैंने आपको बताया ही नहीं कि आपने कितने बजे आना है, कहाँ पे आना है, क्यों आना है, तो फिर वो प्रिसाइज टॉक है ही नहीं, वो प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं दी। तो क्या है कि अगर मैं आपको कॉल करके कहूँ कि आपने कल आना है, मेरा सेशन इतने बजे है, इतने घंटे का होगा, ये लोकेशन है, इतने टाइम पे पहुँचना है, इतने टाइम पे आप फारिग हो जाएंगी। अब हुआ क्या कि मैंने कंसिस्ट टू द टॉपिक आपसे बात की और ब्रीफली भी की और उसमें क्लैरिटी दे दी। तो उसने कहा कि ये रूल अप्लाई होता है आपकी क्लीनलीनेस इन योर वर्ड्स में, कि आपने जब किसी से बात करनी है तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पता चलना चाहिए आप पढ़े लिखे इंसान हैं। यारियाँ बारियाँ नहीं मारनी शुरू कर देनी, बोंगियाँ नहीं मारनी शुरू कर देनी। सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, क्योंकि हम कैजुअल लाइफ में हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और तुम लोगों के साथ मैं इसीलिए इस तरह की गुफ्तगू करती हूँ ताकि ईजी फील करें। हम एक जैसे, हम नॉर्मल लोग हैं, हम ऐसे बोलते हैं। सो क्या है कि ABC का जो रूल है ना, ये अप्लाई कर लें अपनी ज़िंदगी में, बहुत कामयाब जाएंगे। बीइंग अ प्रोफेशनल, आपने अपने सीनियर से भी राब्ता रखना है, आपने अपने जूनियर से भी राब्ता रखना है। अगर आपके वर्ड्स में तमीज़दारी नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर हाइजीन सिर्फ आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स में होगी और हाइजीन और ग्रूमिंग किसी और चीज़ में नहीं दिखती, ग्रूमिंग तो आपके अल्फाज में भी दिखती है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक लाहौर का वर्ड उसको लाहौर बोल रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये गलत वर्ड बोल गए, वर्ड लाहौर ऐसे लाहौर बोला है, क्योंकि ये आपका अपना एक एक्सेंट है, उसका एक इशू है। ठीक है, आपने वो सही वर्ड नहीं बयान किया, तो इसका मतलब ये कि फिर आप अब शुरू से अपने आप को कोशिश ही नहीं की कि मैं आगे बढ़ूँ और मैं चीज़ों में क्लैरिटी लेकर आऊँ। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपके अल्फाज में क्लैरिटी हो, उसमें ब्रीफिंग हो, उसमें एक्यूरेसी हो, और आपके लहजे में तमीज़दारी हो, और आपका जो एक्सेंट है वो डिसेंट हो। तो फिर पता चलेगा कि आपने इतने साल झक नहीं मारा है, पढ़ाई की है, सीखा है, आप एक वेल ग्रूम्ड इंसान हैं। क्लीनलीनेस ऑफ थॉट क्या है? थिंक पॉजिटिव। आपने मुझे कॉल की है और मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकी। अब आप 4 बंदों में बैठ के कहेंगे कैसी ट्रेनर है, फ़ोन रिसीव नहीं किया इससे मेरा। मैं तो इसे पूछना चाहती थी, आपको ये नहीं पता है कि मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया? हो सकता है मैं हॉस्पिटल में किसी के पास हूँ,
हो सकता है मेरा सेशन चल रहा हो, मैंने बीच में फ़ोन साइलेंट किया हो सकता है कि मेरी कोई रिकॉर्डिंग चल रही हो जो मैंने आपकी कॉल रिसीव नहीं की। तो क्या है कि अगर एक दफ़ा किसी ने आपकी कॉल रिसीव नहीं की तो डिसेंट वे पता है क्या होता है? डिसेंट वे ये होता है, आजकल तो ज़माना इतना अप टू डेट है, वॉइस मैसेज करें जी, क्या मैं आपको कॉल कर लूँ। मैं बड़ी इंप्रेस होती हूँ ऐसे लोगों से, क्योंकि लोग, इसका मतलब है वो बहुत पॉजिटिव लोग हैं, वो अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। उनको पता है आप मसरूफ़ होंगे, इन केस हो सकता है कि आप कॉल रिसीव ना करें, तो मैं आपको पहले बता दूँ। ये चीज़ें मैनर्स में भी आती हैं, एथिक्स में भी आती हैं, ये पॉजिटिव थिंकिंग में भी आती हैं कि आपको लगता है कि हर कोई ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं भी हो सकता। तो ये है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। फिर आप किसी के बारे में एमी नेगेटिविटी अपने अंदर मत लेकर आए। आप कहें हाँ यार हो सकता है कि वो बिज़ी हो, हाँ हो सकता है उसने इस पर्पस में ये बात की हो। हम क्या है, हम एकदम रिजल्ट की तरफ चले जाते हैं, हम एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। अगर किसी की कोई छोटी सी कोताही है, हम उसके ऊपर स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है ना। आज सुबह की बात है, एक्चुअली कल रात की बात है, मैं सैयद नूर साहब की एक वीडियो देख रही थी, कोई इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे हैं फ़लाँ एक्ट्रेस भी बदनसीब है, फ़लाँ एक्ट्रेस भी, सब बदनसीब हैं, सब बदनसीब है। अली शायद आपके नज़र से वो वीडियो गुजरी होगी। तो सैयद नूर साहब ने कहा रेशम भी बदनसीब है, मीरा भी बदनसीब है, एक नसीब वाली है, वो कौन है? साइमा। अब ये सबको पता है साइमा उनकी बीवी है। बड़ी मुझे हंसी आई। मैंने कहा मतलब आप किसी के बारे में ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि सब बदनसीब हैं, उनको काम इसलिए नहीं मिला। साइमा इम्पैकेबल बंदी, उसके जैसी तो मैंने एक्ट्रेस नहीं देखी, मतलब इतनी अच्छी लगी कि आपने उससे शादी कर ली। आज आप बैठ के सबको बदनसीब कह रहे हैं और आप कह रहे हैं वाहद एक ही बंदी अच्छी है फिल्म इंडस्ट्री में जिसको बड़ा काम मिला, वो है साइमा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि अगर सबको बोलने का राइट है तो फिर मुझे क्यों नहीं है। मैंने उनके स्टेटमेंट को कॉपी किया और मैंने अपने स्टेटस पर लिखा कि मुझे सैयद नूर साहब की बात अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने जब हर एक को बदनसीब बोला है, ठीक है आपको राइट है कि आप अपनी ओपिनियन शेयर करें, बट देखें अगर साइमा बहुत अच्छी होंगी तो ठीक है, वो अच्छी होंगी, वो देखने में अच्छी लगती हैं, डिसेंट हैं, बट उनको काम मिला है। आज ये हमारा मुल्क जो है ना, इसका एक ये बड़ा मसला है। आप जितना मर्ज़ी पढ़ जाएं फिर भी आपको सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर तो आप पढ़े लिखे हैं तो सिफारिश आपकी बस एक झटका आया, उसने आपको पुश दे दिया, अब आगे कामयाब आपने होना है। लेकिन अगर आपको काम ही नहीं आता और सिफारिश हो जाए तो आप कितनी देर तक रहेंगे उस काम में? समझ रहे हो ना। तो ठीक है उसको काम आता होगा लेकिन उसको पुश भी मिला, क्यों? क्योंकि उसका स्पाउस है ना जो ये सब कुछ लेके चल रहा है। बाकियों का तो कोई हस्बैंड नहीं है जो उनको सपोर्ट करता। तो मैंने जब ये स्टेटमेंट दी ना, तो असद मलिक हैं हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ये जो तुमने स्टेटमेंट दिए ठीक है मैं तुमसे एग्री करता हूँ, लेकिन सैयद नूर साहब ने गलत नहीं कहा है। साइमा जो है ना, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और वो वाकई में बड़ी अच्छी है। मैंने कहा क्या आपने बाकियों के साथ भी काम किया? उन्होंने कहा हाँ हम कह सकते हैं। मैं कहा देखें पहली बात तो ये कि अगर उनको राइट है तो फिर मुझे भी बोलने का, ओपिनियन देने का राइट है। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि सैयद नूर साहब ने सबको कह दिया फ़लाँ भी बदनसीब है, फ़लाँ भी। भाई आपको पता है कि आप ये कितना बड़ा सवालिया निशान उठा रहे हैं अल्लाह की ज़ात पे। आपको क्या पता, आज आपने देखा है रेशम को लंगर बांटती हैं, हम उसको कॉल्स करते हैं हमारा हिस्सा डाल लो, वो कहती है जगह नहीं है, जगह नहीं है। उस बंदी की ज़ात के अंदर कितनी क्लैरिटी पाई जाती है, सोचें। वो सबको क्रेडिट्स देती है, भाई आज जो मैंने लंगर बांटा है इसमें कासिम यार टिवाना का हिस्सा है, इसमें फलाने का हिस्सा है, इसमें टिमकाने का, वो क्लैरिटी देती है। और ऐसा कुछ तो उस बंदी के अंदर पाया जाता है ना कि मतलब लोग उसको कहते हैं कि ये लो मेरा हिस्सा डालो, लंगर दो, क्लैरिटी पाई जाती है। तो वो अपनी जगह पे एक बहुत खूबसूरत काम कर रही है। मीरा को छोड़ें आप, मीरा का अपना एक पॉजिटिव साइड होगी, मतलब हर बंदे की है, हर बंदे की एक पॉजिटिव साइड है। रीमा देख लें, रीमा के बारे में हमने कितनी तारीफ़ सुनी है, बचपन से सुन रही हूँ मैं कि रीमा एक बहुत अच्छी कहने के कुलीग रही है। उसने बड़े अपने एक्टर्स को सपोर्ट किया है हर जगह पे, फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत सपोर्टिव रही है और वो उसकी शख्सियत में नज़र आता है। तो फिर आप, मेरा नहीं ख्याल है कि आप किसी को भी बदनसीब कहकर अपने लिए अल्लाह का कहर और अज़ाब मांगें कि भाई मैंने ये कह दिया तो अब ये। सो ओपिनियन देने का राइट हम सबको है, तो मैंने भी ओपिनियन अपनी दी। बात ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ कि जो जहाँ पे है ना वो अल्लाह ताला ने उसको वहाँ पे रखा है। फिर उस बात पे आते हैं, कितने हाथ पाँव मारते हैं, लेकिन होता वही जो अल्लाह के हुक्म से होता है, जो अल्लाह चाहता है। सो ये चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट की ना, मैंने कहा देखो पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि मैं जहाँ हूँ ना अल्लाह के हुक्म से, उससे मुझे बनाया ही इसलिए था।
बस आप अपनी डायरेक्शन अच्छी रखें, अल्लाह ताला आपको डायरेक्शन अच्छी दे देता है। जहाँ जिस चीज़ के लिए आप बने हैं ना, वो आपसे वो काम करवाता है। तो हर कोई अपने ओहदे पे रहते हुए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बस आपने क्या करना है, अपनी सोल प्योरिफिकेशन के ऊपर काम करना है, अपनी फ़िज़िकल प्योरिफिकेशन के ऊपर काम करना है, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन के ऊपर काम करना है। बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें, आप अल्लाह पे छोड़ें। आप देखें, इस सेशन को याद रखें। आज से 5 साल बाद आप सोचेंगे कि इस सेशन में ये कहा गया था, ये प्रूफ हो गया कि तवक्कल होगा। ठीक है। पर्सनल हाइजीन, गुड और पुअर हाइजीन इफेक्ट योर आउटवर्ड अपीयरेंस। देखो, ये तो साफ सी बात है। मैंने अभी क्या कहा था कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरे होंगे, लेकिन आप में से स्मेल आ रही होगी, या आपके अंदर पसीना बहुत ज़्यादा शो हो रहा होगा, या आप मैसी लग रहे होंगे। तो आप जितने भी अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस जो है ना, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। ठीक है। तो आपकी अगर जब तक आप अपनी हाइजीन को इंटरनली अच्छा फोकस नहीं रखेंगे, तो क्या है कि आप राइट इमेज प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो अब हमने एक्सटर्नल में जो चीज़ें, जो पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं ना, हम उसकी बात करेंगे। बड़ा मज़े का आगे का टॉपिक है, इसको आपने देखना है। एक्सटर्नल इंक्लूड्स में मैं सोचा कि मैं ना A to Z बात करूँगी, सर से लेके पाँव तक। तो सबसे पहले आ जाता है आपके हेयर, फिर फेस है, फिर टीथ है, आईज, नोज, ईयर, नेल्स, हैंड्स, फीट, क्लोथ, स्किन, ये सारा कुछ आ जाता है। तो हमने एक्सटर्नल इंक्लूड्स में क्या क्या है वो पॉइंट्स बता दिया। अब उसकी हाइजीन क्या है। हाउ टू डिटर्मिन हाइजीन बेस्ड ऑन लुक। हेयर, अगर आपकी पुअर हाइजीन लुक है तो वो हम देख लेते हैं कि क्या है। डर्टी, कहने में सिर्फ डर्टी है, लेकिन डर्टी किस चीज़ को कॉल करते हैं। अगर आपके बालों में ग्रीस है, ऑयली हैं, ड्राई हैं, टैंगल्ड हैं या रफ हेयर हैं, तो हमें वो डर्टी लगते हैं। ऐसे ही है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है। आपने वॉश अच्छे से नहीं किए होंगे, या फिर आपके उसमें मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया। आजकल जो इतने ट्रीटमेंट्स वगैरह आ गए, हम लोग वो करते हैं। तो अगर हम हाइजीन की बात करेंगे तो हम साथ साथ ना छोटे छोटे पॉइंट्स को टच करते रहेंगे। हाइजीनिक हेयर क्या है। वॉश विद प्रॉपर स्टाइलिंग। इधर खाली वॉश्ड नहीं है, प्रॉपर स्टाइलिंग भी। इम्पेकेबल लुक कैसे बनती है, देखने में आप अच्छे लग रहे हो। माशाल्लाह, आप सब ने कितने अच्छे से अपने बाल बनाए हुए हैं, ऐसे ही है ना। तो ये है इम्पेकेबल लुक। और जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया कि अगर अनवॉश या मॉइस्चर लेस है, तो वो क्या होगा, वो दिखेगा। किस सूरत में दिखेगा। टैंगल लगेंगे, रफ लगेंगे, ड्राई लगेंगे, ग्रीसी लगेंगे, ऑयली लगेंगे। इसमें होगा क्या, ये बड़े मज़े की चीज़ है जो मैंने आप लोगों को दिखानी है। फेस की बात करते हैं। कहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जब आपके फेस के ऊपर दिखना शुरू हो जाती हैं। हमारे फेस का कनेक्शन जो है ना, वो हमारे ऑर्गन से पाया जाता है। अच्छा, मज़े की बात ये है, रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है। नहीं सुना हुआ तो आज आप सुनेंगे। रिफ्लेक्सोलॉजी है कि आपके हाथ, पाँव और जिस्म में जो आपका फेस है, ये तीन आपके जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, इनका कनेक्शन आपके इंटरनल ऑर्गन से पाया जाता है। यानी आपका फेस भी जाहिर कर देता है वो चीज़ जो आपके इंटरनल ऑर्गन में गलत चल रही होती है, गलत काम कर रही होती है, सही नहीं चल रही होती, तंदुरुस्त नहीं होती। तो क्या है कि आप अपने हाथ और पाँव की मालिश से अपने उस ऑर्गन को परफेक्ट कर सकते हैं। कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे फेस के कुछ ऐसे प्रोपोर्शंस होते हैं जहाँ पे अगर पिंपल्स निकल आए तो आपको फ़ौरन एक्टिव होना की ज़रूरत होती है, कि आपको पता चल जाता है कि मेरे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में कहाँ पर मसला पाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने जहाँ पर आपको रेड कलर का मार्क दिया आपके फोरहेड के ऊपर। कहते हैं अगर आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं है ना, और कुछ अरसे से डाइजेशन अच्छी नहीं चल रही, तो वहाँ पे छोटे छोटे पिंपल बनना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा कि आपका हाजमा अच्छा नहीं है। ठीक है। ब्लू में देखें, लिवर, आपकी दोनों आईब्रोज के बीच का जो पार्ट है, कुछ लोगों के ना यहाँ पे भी पिंपल आ जाते हैं। ऐसे ही ख़ास तौर पे यंग एज में। हाँ हाँ हाँ, तो ये आपका लिवर से कनेक्टेड है। ऐसे ही आप देखें किडनीज, रेस्पिरेटरी, हार्ट, हार्मोन, स्टमक, ये मैं आपके साथ ना शेयर कर दूंगी। आप लोग इसके हर पॉइंट पे जाकर देखना कि कहाँ पे इशू आ रहा है। अब क्या किया है मैंने कि जब मैंने आपको वो वाली पिक्चर दी है, उसके बाद मैं आपके साथ ये स्लाइड्स लाजमी शेयर करूँगी। अब आपने क्या करना है कि ये आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं। मैंने आपको कुछ प्रेशर पॉइंट्स दे दिए हैं, उन प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर आपने फोकस रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी बॉडी को ब्लोटिंग से बचाएं,
जब ब्लोटिंग होती है तो पाया लत्था भी चंगा नहीं लगता, मैं सच बताऊं। ब्लोटेड जिस्म के ऊपर कुछ भी पहना ओढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब ब्लोटेड जिस्म क्यों होता है? जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं हो रही होती या आपने पानी खुलकर नहीं पिया होता। तो आपने पता है क्या करना है, आपने अपनी रूटीन बना लेनी है कि रात को सोने से पहले अपने हाथ पाँव मुंह को अच्छे तरीके से वॉश कर लें, ड्राई कर लें। उसके बाद ना अब आपने मसाज करके सोना है। साइड पे अपनी साइड टेबल के अंदर ना कोई वैसलीन रखें, कोई अल्लम बल्लम चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वैसलीन, वैसलीन भी फ्रेगरेंस वाली नहीं, पेट्रोलियम जेली जिसके अंदर फ्रेगरेंस नहीं होती, वो आपने रखनी है अपनी राइट या लेफ़्ट जहाँ पे भी आप सोते हैं अपने साइड पे। ये आपकी रूटीन है कि रात को सोने से पहले आपने सबसे पहले अपने हाथों की मालिश करनी है। इसके जो प्रेशर पॉइंट्स मैं आपको आगे बताऊंगी वो आपने देखने हैं। फिर आपने करनी है अपने फेस की मालिश। आप यकीन जाने इसकी जिस जिस जगह पे मैंने आपको प्रेशर पॉइंट्स बताए हैं ना, उन पे आपने कम से कम 6 स्ट्रोक्स देने हैं। बातें करते करते हो जाता है। आप आपस में बातें कर रहे हैं, अम्मा के साथ बातें कर रहे हैं, बहन के साथ बातें कर रहे हैं और आपने कर लिया। इवन के फ़ोन पे भी बात करते करते हो जाता है। बट आपने ये आदत बनानी है कि आपने रात को सोने से पहले अपने फेस का ऐसे मसाज करना है। इससे क्या होगा कि जब आप सोएंगे ना तो सोते वक्त आपकी बॉडी के ये सारे ऑर्गन्स बड़े अच्छे काम करेंगे। नहीं जानू, आपने रात के टाइम पे अर्के गुलाब नहीं यूज़ करना, आपने अर्के गुलाब दिन के टाइम पे यूज़ करना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप लोग अपने सवाल अपने जहन में रखिएगा, अगर मैं मिस कर जाऊँ तो मुझसे पूछ लेना। रात को सिर्फ वैसलीन लगानी है, या फिर आपके पास कोकोनट ऑयल हो, आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। नहीं, मिक्सेस की तरफ ना जाओ, स्टेप करके हम पूरा एक इसके ऊपर सेशन करेंगे, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि प्रेशर पॉइंट को किस तरह कहाँ पे लेके जाना है, क्योंकि इस तरह नहीं, पूरा उसके लिए एक माहौल होता है और प्रोडक्ट्स होती हैं सामने। तो वो आपको वैसे होता है सर्कुलर मोशन में। मसाज हमेशा प्रेशर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन से होता है। जिस तरह यहाँ पे आपने प्रेशर दिया है ना कॉर्नर्स पे, तो अब आपने उसको रोल ऐसे से करना है। और इसमें आपकी फिंगर्स का बड़ा रोल होता है कि आपने इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी है कि थंब यूज़ करना है। ये भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट क्या करिए, इतना वास्ट टॉपिक है ना, इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा सेशन करेंगे प्रैक्टिकल। अच्छा, ये आपका जो है ना प्रेशर पॉइंट्स है, इसकी भी पिक्चर आपसे शेयर हो जाएगी। आप लोगों ने इसके ऊपर फोकस करना है। अच्छा जनाब, आइज़ हमारे अगर देखा जाए तो हाइजेनिक आइज़ कौन सी होती हैं? जिसका मेकअप अच्छा से रिमूव हुआ हो, जिसमें आपकी ड्राइनेस फ्लेक्स वो जो आपके साइड पे लग जाते हैं इस तरफ, ये ना लगे हों, आपने फ्रेश मेकअप अप्लाई किया हो, प्रॉपरली पाउडर ऑयली अंडर आइज़। मतलब आपकी अक्सर होता है ना, जैसा मेरी बैगी आइज़ हैं, तो सबसे पहले जब ऑयल आता है तो ये वाला पार्ट, ये बैगी आइज़ के ऊपर ऑयल शो होना शुरू हो जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि एक तो आपको फेस वॉश यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि फेस वॉश जो है अच्छा जो है, मुझे वैसे क्लीन एंड क्लियर का सूट करता है। वो जब आप अप्लाई करते हैं ना तो 4 घंटे तक आपके फेस पे फिर ऑयल नहीं आता, वो ऑयल कंट्रोल कर लेता है। तो फिर पाउडर भी आपने अच्छे से किया हो तो फिर आपकी स्किन और आपका फेस, आपकी आइज़ प्रॉपर आपको हाइजेनिक आइज़ लगेंगी। अच्छा जनाब, नोज़ की हाइजीन की बात की जाए तो आपके नोज़ की हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे, इसको छोड़ती हूँ मैं, इसकी तरफ देखूंगी नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में ख़वातीन के नाक के अंदर भी बाल पाए जाते हैं, किसी किसी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ये हार्मोन्स का इशू होता है। तो जब भी आपने अपना फेशियल वगैरह कराना है तो आपने अपने जो नोज़ के अंदर के बाल होते हैं उनसे कैंची से ज़रूर ट्रिम करवाने हैं। कुछ चीज़ों में हमें लगता है कि जी अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। आप उनको कहें कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ये क्लीन कर दें। तो आपने अपने नोज़ के सिर्फ ब्लैक हेड्स के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है, आपने अपने अंदर के जो उसके बाल होते हैं उस पर भी फोकस करना है। आपका नोज़ क्लीन होना चाहिए। जो मैंने आप लोगों को बताया है वैसलीन का टोटका, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। आपने रात को सोते वक्त, आप ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ ये बात करें, लेकिन जब आपको याद आ जाए, एक तो आप अपनी नाक के अंदर वैसलीन थोड़ी सी लगाएं, जिस तरह लोग विक्स लगाते हैं, आपको पता होगा ज़ुकाम वगैरह में लगाते हैं। तो आप अपने हाथ पे थोड़ी सी वैसलीन लेकर उसको अपने नाक के अंदर ज़रूर लगाया करें और अपने बेली बटन पे नाक में ज़रूर लगाया करें। उससे आपका स्टमक, आपके इंटेस्टाइन क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो उससे आपके जिस्म में ब्लोटिंग और इस तरह की चीज़ें बहुत कंट्रोल होती हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने पास टिश्यू पेपर लाजमी रखें,
ये हाइजीनिक होने का एक बहुत अच्छा जो है ना वो तरीका होता है कि आपको अगर बात करते हुए कोई आ रहा है, आप इरिटेंट नोज़ है, तो आप आराम से उसको ऐसे कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो एक्सक्यूज़ मी करके आप जा सकते हैं कि मैम मुझे 2 मिनट चाहिए। हाइजीनिक होना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन उसके साथ आपको उस चीज़ को मेंटेन करना और कैरी करना कि आप ऑकवर्ड ना लगें। आप अपने आप को किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डाल रहे, आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है ये भी बहुत मैटर करता है। ये आपके नोज़ के जो मसाइल हैं ये इससे रिलेटेड हैं। टीथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। आप हंस रहे हैं लेकिन आपकी हंसी अच्छी नहीं लग रही। कभी ऐसा हुआ है कि लड़की की हंसी खूबसूरत ना हो? एक औरत की हंसी तो इतनी खूबसूरत होती है कि उससे पूरे घर का माहौल महकता है। ऐसे ही है ना, लोग क्यों कहते हैं कि बेटियां हों, बेटियां घर की रौनक होती हैं, क्योंकि उनकी खिलकारी, उनकी हंसी तो खूबसूरत होती है। तो जो आपके तीत है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इस मामले में पार्टिसिपेट करने के लिए। बिल्कुल फोकस करें। दांत टूट गया है, फ़ौरन उसको जाके चेक कराएं। गम इन्फेक्शन है, फ़ौरन चेक कराएं। क्यों? क्योंकि वो आपके मुंह से स्मेल भी देना शुरू हो जाता है समटाइम्स। और क्या होता है कि हमारे टीथ पे अक्सर ऐसा होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके दांत बहुत जल्दी पीले हो रहे हैं या उनके एजेस पे कोई ब्राउन कलर के निशान आना शुरू हो गए, तो आपको फ़ौरन उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। आपको खाने के फ़ौरन बाद अगर आप नहीं कर रहे टूथब्रश, तो आपको एटलीस्ट माउथ वॉश कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपना आप ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है जब आपका माउथ फ्रेश होता है। और कुछ नहीं, छोटी इलायची अपने मुंह पे रखें ताकि बात करते हुए आपके मुंह से कोई किसी किस्म की स्मेल ना आए। ठीक है, तो ये आपने एक तो क्लीन टीथ और मेंटेन टीथ जो है ना वो इसके ज़ुमरे में आते हैं कि आपने उसको कैसे मेंटेन रखना है। हैंड्स एंड नेल्स की बात की जाए, आप देखें, वॉश हैंड्स, वेल केप्ट नेल्स, स्मूथ एंड मॉइस्चराइज्ड। कहने को तो यही बात आ जाती है कि आपके हाइजेनिक हैंड्स वही हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो मैं कही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपको पता है जब आप नेल पॉलिश लगाने का वक्त रखते हैं ना, फिर आप उतारने का वक्त भी रखें। कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि जब नेल पॉलिश लगी होती है ना, तीसरे चौथे दिन वो भुरभुरी होकर उतर रही होती है, आधी लगी होती है आधी उतरी होती है, वो बहुत बुरी लगती है, वो बहुत अनहाइजेनिक लगती है। तो आपने अपने नेल्स को, वेल केप्ट नेल्स का मतलब क्या है? वेल केप्ट नेल्स का मतलब ही ये है कि आपके नाखून साफ़ हो, वेल कटेड हो, वेल ट्रिम्ड हो, और उसके ऊपर जो नेल पॉलिश है वो या तो ना लगी हो या सलीके से लगी हो। अगर नहीं लगी हुई, नेल्स आपके वेल केप्ट उसी सूरत में होते हैं जब वो अंदर उनके कोई गंद ना लगा हो या आपने उनको बड़े अच्छे से साफ करके रखा हो। तो क्लीनलीनेस इज़ एवरीथिंग। छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपने फोकस करना है। हैंड की जो हाइजीन है ना, फिर आपको पता है उसी हाथ से जब आप खा रहे होते हैं तो वो सारे जरासीम आपके अंदर जा रहे होते हैं। तो क्या है, आपकी एक्सटर्नल हेल्थ बहुत डिपेंड करती है, आपके फिर इंटरनल हेल्थ ख़राब होती है। ये बच्चों हैंड प्रेशर पॉइंट्स हैं। ये भी बेटा, ये वाली स्लाइड भी बच्चों के साथ शेयर करनी है। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने सबसे पहले अपने हाथ का मसाज करना है। ये मैंने इसलिए कहा था कि हाथ साफ़ होंगे और आपके एक्सफोलिएटेड होंगे। पता क्या होता है, जब भी कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट फेस पे अप्लाई करनी है ना, उसको सबसे पहले अपने हाथ पे लगाना है। अपने हाथ की हीट से उसको अच्छे तरीके से आपने, जब प्रोडक्ट होती है ना आपकी, गर्म होती है आपकी हाथ की हीट से, वो तब सबसे ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो आपने ये फोकस रखना है कि जिस वक्त आपने अप्लाई करनी है फेस पे, तो उससे पहले अपने हाथ को पहले कर लें मसाज। तो ये आपके हाथ के वो पार्ट्स हैं जो आपको डिफरेंट आपके ऑर्गन के कनेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा जी, फुट एंड नेल्स जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। वॉश एंड वेल मॉइस्चराइज फुट, वेल केप्ट नेल्स, नेल कलर एप्लीकेशन रूल्स, ये जैसा मैंने आपको हाथ के बारे में बताया वैसे ही फुट के बारे में भी है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाँव में जो एड़ियाँ होती हैं ना, वो पाँव की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अक्सर आप लोग पेडिक्योर की तरफ जा रहे होते हैं। पेडिक्योर की तरफ जाने से ज़्यादा बेहतर है कि घर में सबके झावा होता है, फ्यूमिक स्टोन्स भी उसको कहते हैं, ठीक है, वो भी मिलते हैं मार्केट से। आप अपने वॉशरूम में रखें। नहाने से पहले आप अच्छे तरीके से अपनी एड़ियाँ साफ़ करें, और अगेन ये जो वैसलीन मैंने बताई है आपको, इससे आप अच्छा सा मसाज कर लें तो आपकी एड़ियाँ कभी भी फटी भी नहीं लगती।
कुछ लोगों ने इतना पेडिक्योर इतना कुछ कराया तो उसके बावजूद उनकी एड़ियाँ साफ़ नहीं होती क्योंकि वो ओपन शूज़ पहन के फिर रहे होते हैं। देखिए बंद शूज़ का प्रोफेशनल लाइफ में कितना अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन उससे आप देखें आपके पाँव कितने अच्छे हो जाते हैं। तो बंद जूते पहनने की कोशिश करें, आदत डालें, क्योंकि एक तो वो आपको राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में मदद दे रहा है, ऊपर से आपके पाँव की हेल्थ अच्छी हो रही होती है। इसी के साथ आप देखें वेल केप्ट नेल्स में जैसे आपके हाथों के नेल्स इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही आपके पाँव के नेल्स भी इंपॉर्टेंट है। नेल कलर एप्लीकेशन रूल्स भी सेम है कि आपने जब लगाई है तो टाइमली उतारें, चेंज करें, नहीं तो फिर आप विटामिन ई और विटामिन सी का एक मिक्सचर होता है और जिसको आप नॉर्मली नेल ऑयल कहते हैं, वो लगा के रखें, उसमें बड़ी अच्छी शाइन आपके नेल्स में आ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने फोकस करना है। रिफ्लेक्सोलॉजी एग्जैक्टली किसको कहते हैं, ये है आपका फुट मसाज। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके हैंड का मसाज करने से आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, उसी तरह आपके फुट में मसाज करने से आपके ऑर्गन्स में फ़र्क पड़ता है। क्या होगा बच्चों, आजकल आपने देखा है मेडिकली कितनी सिस्ट बन रही है यूट्रस में, कितनी क्लॉटिंग हो रही है, कुछ भी आप देख लें, किडनी में पत्थरियाँ हो रही हैं फलां जगह पे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि वो ऑर्गन सही तरह वर्किंग कर ही नहीं रहा था। दवाइयाँ खाने से बेहतर नहीं है कि हम एक्सटर्नली उसका इलाज कर लें, क्योंकि दवाइयों के तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कोशिश करें कि आप फुट रिफ्लेक्सोलॉजी से जो है ना ज़रूर एक नॉलेज हासिल करें और इसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, मेरी प्रेजेंटेशन जो है ना बड़ी जल्दी आज ख़त्म हो रही है, बट ये कि हम बाद में क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखेंगे थोड़ा सा। हाइजीन एंड क्लीनलीनेस फॉर वर्क प्लेस। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल वर्क प्लेस में कि हम किसी को हाइजीनिक कैसे कह सकते हैं कि बंदा हाइजीन का बड़ा ख्याल रखता है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, ऑफिस हाइजीन का इनकरेज करना चाहिए, और वो कैसे इनकरेज करना चाहिए कि आप ऐसे एक्ट करना शुरू कर दें कि लोग आपको देख के सीखना शुरू कर दें। हाइजीन की वैल्यूएशन करनी है आपने, और वो वैल्यूएशन कुछ पॉइंट्स के ऊपर होती है। जैसे कि एक बंदा है जो ऑफिस में आ रहा है और वो ऑफिस में आते ही अपनी एक पर्सनल वाटर बॉटल साथ लेकर आता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि वो बंदा जो है अपनी वाटर बॉटल साथ लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लग रहा है कि ऑफिस का पानी गंदा है, नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन ये आपका एक स्टाइल है। आपको वो लोग अच्छे लगते होंगे ना, मतलब वो लगता है कि एक सोफिस्टिकेटेड लुक है आपकी, आपने हर वक्त पानी पीना है, आप डिसेंट लगते हैं। तो इसको छोड़ दें आप कि मैं शशके मार रही हूँ कि मेरे पास पानी की बोतल है, ये ज़रूरत है आपकी। सो आपने पानी की बोतल ज़रूर कैरी करनी है। अपने ऑफिस को, उसके इन्वायरमेंट को आपने क्लीन रखना है। आपने रोज़ अपना जो कूड़े का बास्केट होता है उसको फारिग करना है, उसको साफ़ रखना है, और कूड़े के अंदर आपने एक शॉपर ज़रूर डालना है। आपके कूड़े की बास्केट से पता चलता है कि आप हाइजेनिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने नीट एंड क्लीन हैं। तो क्या है कि आपकी जो कूड़े की बास्केट है कमरे में, उसके अंदर आपने एक लिफाफा चढ़ा के रखना है एक्स्ट्रा। कितने के आ जाते हैं, 100-200 के आ जाते होंगे, आपका आराम से हफ्ता डेढ़ हफ्ता गुजर जाता है। आप उसको बीच में डाल के उसके अंदर कूड़ा फेंकें ताकि आपको बास्केट धोनी ना पड़ेगी। देखो छोटी छोटी आपकी हाइजीन की और क्लीनलीनेस की टिप्स हैं। अब जब कूड़ा इकट्ठा हो गया तो ट्रैश का जो शॉपर है उसको बंद किया और आपने फेंक दिया, बट क्या हुआ, बास्केट आपकी साफ़ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब आपने बास्केट को क्लीन नहीं रखना। आप हमेशा कोशिश करें कि नया लिफाफा चढ़ाने से पहले बास्केट में ना ड्राई कपड़ा ज़रूर मार लें, ठीक है। और मैंने पिछले दिनों इतनी अच्छी वीडियो देखी है, मैंने कहा था मैं अपने सब बच्चों से शेयर करूँगी, वट एवर जो मेरा टॉपिक विल बी, बट आई विल डिस्कस। यूनिसेफ ने एक सोशल वीडियो बनाई और उसमें बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने हाईलाइट की कि खुदा का वास्ता है कि जब आप कूड़े में कोई कचरा फेंकने लगते हैं, और अगर कचरा शीशे का है तो उसको फिर आपने कैसे पैक करके फेंकना है। फिर उन्होंने जब एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाई, लिटरली मुझे इतना रोना आया कि वाकई कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। कसम वाली बात है, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कचरा उठाया फेंक दिया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई जानवर खाने की तलाश में इसके अंदर मुंह मार सकता है। मैं बहुत इनको जो है ना वो अप्रिशिएट करती हूँ कि इन्होंने सोशल इशू के इस पॉइंट को रेस किया है और हम जैसों को बताया है। हम जो इतना लोगों को सिखा रहे हैं, हम इन चीज़ों को कितना अवॉइड कर जाते हैं।
अवॉइड नहीं किया, मैं इससे आगा ही नहीं थी। जब मैं आगा ही नहीं थी तो फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करती। बट ये इतना उन्होंने प्यारी बात और उसके ऊपर इतनी अच्छी वीडियो बनाई, हाईली अप्रिशिएटेड। और फिर मैंने कहा कि मैं ये अपने बच्चों को ज़रूर कहूँ कि तुम लोगों ने भी जहन में रखना है। मैंने तो आज से फ़ैसला कर लिया है, कोई भी शीशे की चीज़ टूटेगी तो मैंने उसको कैसे पैक करके डस्टबिन में फेंकना है, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी हाइजीन में चीज़ें आती हैं, तमीज़दारी में आती हैं। इवन कि अगर देखो, आपने अगर बिस्किट का पैकेट भी खाया है ना, उसको भी डिसेंट तरीके से पैक करें और फिर डस्टबिन में फेंकें। समझ रहे हैं मेरी बात? चिप्स खाएं, उसको भी तरीके से पैक करके डस्टबिन में फेंकें। आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको क्लीनलीनेस और हाइजीन का बताती हैं। बेटा आपने कोई मोटा सा फैब्रिक ले लेना है, बाज़ार में आपको आम रॉ मटेरियल में मिलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, अखबार के कागज़ या कोई मोटे फैब्रिक। तो उन्होंने दिखाया कि आप पहले इसको उसके अंदर डालें, मोटी टेप के साथ उसको बांध दें अच्छे तरीके से। बट देखो, जानवर जानवर है। मुझे इतना दुख हुआ, जानवर तो जानवर है, क्या पता कि वो पैकेट भी फाड़ ले, किस में क्या है, ठीक है ना। लेकिन ये कि हमें अपनी तरफ से जो है ना, इसको कोशिश करनी चाहिए कि उसको प्लास्टिक रैप में और टेप्स के साथ बंद करके उसको ढेर सारे आपने पैक्स लगाने, उसके बाद आपने उसको फेंकना है, ताकि ये इश्यूज़ ना हो कि आगे जो है वो जानवर ज़ख्मी हो रहे हो। अच्छा जी, क्लीन योर डेस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका डेस्क साफ़ होना चाहिए, डस्टी नहीं होना चाहिए, चीज़ें वेल प्लेस्ड होनी चाहिए। आपका जैसा पेन कंटेनर पड़ा हुआ है या आपका वहाँ पे लैपटॉप पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपके जो क्लोथ्स और शूज़ हैं वो क्लीन होने चाहिए, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्वेस्ट इन योर क्लीनिंग सप्लाइज। आप देखें, अपनी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, जो आपकी चीज़ें हैं जो साफ़ करती हैं। जैसे आपके पास आयरन क्लीनर होना चाहिए, मिरर क्लीनर होना चाहिए जिसको आप ग्लास क्लीनर भी बोलते हैं, वुड क्लीनर होना चाहिए, सरफेस क्लीनर होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, ये हाइजीन का बड़ा अहम हिस्सा है। वर्क प्लेस पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपका किचन और वॉशरूम्स बहुत साफ़ हो। हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत एक अलमिया है, एक ही बाथरूम है ऑफिस में, वही मर्द हज़रात इस्तेमाल कर रहे हैं, वही औरतें इस्तेमाल कर रही हैं। तभी देखो यूटीआई का इशू कितना बढ़ता जा रहा है। वो सिर्फ औरतों में नहीं बढ़ रहा, मर्दों में भी यूटीआई का इशू बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक जब सब लोग इकट्ठे एक वॉशरूम यूज़ करेंगे तो ये मसाइल तो होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर भी एम्प्लॉयर्स को काफ़ी फोकस करना चाहिए कि हाइजीन की एक बेसिक चीज़ है, लोगों की हेल्थ इससे ख़राब हो रही है एंड यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि जब कल को तुम लोग अपने अंडर कुछ लोगों को रखो तो उनकी हाइजीन में इन चीज़ों को ज़रूर फोकस करना कि जिन बर्तनों में उन्होंने खाना खाना है वो हाइजीनिकली अच्छे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। पर्सनल हाइजीन में इंक्लूड्स आता है, देख खुदा का वास्ता है, जिसमें कहते हैं ना कि डेली शावर करना चाहिए। हम पठान तो नहीं है, वैसे नॉर्मली कहा जाता है पठानों में ना कि वो बड़ा सोच समझ के नहाते हैं। आई डोंट नो इसमें रियलिटी कितनी है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है, ऐसा होता है ना। तो लेकिन ये कि नहाना तो चाहिए, उनका अपना कोई थॉट प्रोसेस होगा, डेफिनेटली उनका अपना कोई ख्याल होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बेहतर है वो ये कि आप डेली नहाएं। 2 दफ़ा नहा सकते हैं, 2 दफ़ा नहाएं। सुबह ऑफिस जाते हुए, कॉलेज जाते हुए नहाएं और फिर रात को सोने से पहले ज़रूर नहाएं, आपको नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। अच्छा जी, फिर यूज़ आपने टिश्यू पेपर का यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास ज़रूर टिश्यू पेपर होना चाहिए। ओरल हाइजीन में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओरल हाइजीन में आपके हाथ, आपके पाँव, आपके जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है उसके बारे में। अच्छा, आपकी गैजेट्स, आपके मोबाइल, लैपटॉप, पेन एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपकी क्लीन होनी चाहिए। जनाब, यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है और अब आप मुझसे कोई सवाल करना चाहें या मुझसे कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खुद में बर्दाश्त कैसे पैदा करें? खुद ही कर सकते हो, साफ सी बात है। मैंने कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप कहते हैं जगह बदल लें, पोजीशन चेंज कर लें। खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए तो खड़े हो जाएं। क्या होगा कि जब आप बैठे हुए थे सिचुएशन और थी, खड़े हो गए तो अब आपका ध्यान उस पर ज़्यादा कन्वर्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया कि मैं खड़ा हो गया हूँ। और कहते हैं कि पानी का छींटा मारें और यहाँ पे पानी का ठंडा हाथ लगाएं, तो इससे आपको थोड़ा सा ना पेशेंस आ जाता है। लेकिन पेशेंस ये कहने की बातें हैं, ये आपकी गर्दन की बैक साइड ठंडा हाथ जो है ना पानी का वो लगाएं। बट ये कहने की बातें धक्के खा के इंसान सीखता है। तुम अभी से सीखना शुरू कर दो, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है, क्योंकि इस एज में पेशेंस नहीं होता। मुझे अच्छे से याद है
शुरू शुरू में ना मैंने बहुत जॉब स्किप की हैं, गुस्सा आया जॉब छोड़ के आगे, आगे जॉब का पता ही नहीं फिर एक जगह मैंने जॉब की तो उन्होंने पूछा तुम जॉब छोड़ी हो, तुमने कोई जॉब ढूंढी भी है मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर अक्ल करो, गुस्से में तू एड्डी, तू मालिक यहाँ की, तुझे गुस्सा सूट ही नहीं करता, तू एम्प्लॉई रहना है सारी ज़िंदगी। तो गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल करना है, पेशेंस लेकर आओ। तो फिर मैंने पेशेंस सीखा, मैंने लोगों को पेशेंस मतलब लोगों को इग्नोर करके पेशेंस सीखा है। अव्वल तो किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई आपके नर्व्स पे सवार ही हो जाए, आपकी नर्व्स पे सवार ही ना करें किसी को। आपको पता है आपको गुस्सा आता है ना तो उसमें कसूर आपका होता है। ये मैंने बहुत देर बाद जाके सीखा है। आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपका कसूर है, क्यों नहीं आपके अंदर इतना पेशेंस भाई, आपने क्यों अगले को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है? गलत कह रही हूँ? नहीं ना, आप कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप अपने आप में एक जेम है, यू आर जेम ऑफ पर्सन। क्यों कोई आपकी नर्व्स पे सवार हो भाई? अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखो। लोग कहते हैं मीन हो गया। नहीं भाई देखो, लोगों को प्लीज़ नहीं कर सकते आप। घर में भी कोई बात सुनो तो सिर्फ अपना ख्याल है, दूसरों का ख्याल नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि दूसरों को इग्नोर करना का मतलब है कि आपको दूसरों का ख्याल नहीं है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। दूसरों का ख्याल नहीं, क्यों? आपने टीज़ किया था कि अगले ने आपको टीज़ किया? अगर तो आपने टीज़ किया था तो हम कह सकते हैं कि आपको दूसरों का ख्याल नहीं है। बट अगर किसी की बदतमीज़ी को आप इग्नोर करके काम होके बैठे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आपको अपनी पड़ी हुई है। इस मौके में तो आपको अपनी पड़ेगी ना भाई। तो पेशेंस सोचने से बढ़ता है। थिंक अबाउट इट, यू आर लीडर। तुमने आगे चल के तुमको, इनको अक्ल नहीं है, सच बताऊं, इनको अक्ल नहीं है, इनको पता नहीं है कि जो ये कर रहे हैं ना इसका इम्पैक्ट इनकी ज़ात पे कितना है। एक बात सब लोग याद रखें, जब कोई इंसान आपको जलाता है ना उससे पहले वो खुद बड़ा जला होता है। और तुम यकीन करो, इसी बात को देखकर मुझे हंसी आ जाती है कि ये खुद कितना जला होगा ना मेरी इस बात के ऊपर, और बाद में उसने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू किया। तो यही सोच लो, किसी के जलने पे हम कोई माचिस थोड़ी है ना, उसके अपने पास है माचिस, और माचिस क्या है? उसका रवैया, उसके अपने अंदर पेशेंस नहीं है। मैंने आग नहीं लगाई, उसको खुद आग लगी है। आजकल तो लोग वैसे ही आपको कुछ करता नहीं देख सकते। हसद बढ़ चुका हुआ है हमारी सोसाइटी में। आपके अंदर स्किल होता नहीं और आप रेस लगा देते हैं अगले के साथ। दौड़ना आपको आता नहीं और आप कहते हैं मैंने रेस में हिस्सा लेना। ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से डिफरेंट बनाया है। तुम्हारे अंदर कोई और स्किल होगी, तुम्हारे से जलने वाले के अंदर वो स्किल नहीं होगी। वो एक रोलिंग स्टोन बन गया तो वो और बात है कि वो तुम्हारी तरह बनना चाह रहा है। वो जल क्यों रहा है? क्योंकि वो बनना चाहता है पर ये उसके बस में नहीं है। तो मुझे लगता है अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए भाई। ना तो हम जलते हैं और ना जलाते हैं। अगर कोई जलता है तो फिर हम क्या करें? हम माचिस तो नहीं है।